Hello students, today we are starting a new topic of the human reproduction portion, that is menstrual cycle. So this presentation is based on the menstruation cycle or menstrual cycle. As we all know that students की फीमेल प्राइमेट्स की बॉडी में एक साइकिल चलती है, दैट इज़ अ रिप्रोडक्टिव साइकिल विच इज़ नोन एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुएशन एक टर्म है विच इज़ गिवन टू द अ पीरियोडिक डिस्चार्ज. एक पीरियोडिक डिस्चार्ज को दिया जाता है ये टर्म, जिसमें कि ब्लड टिश्यूज़ जो होते हैं, कुछ फ्लूइड, कुछ म्यूकस का पोर्शन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होता है, यूट्रस जो होता है हमारी बॉडी का, फीमेल की बॉडी का, उस बॉडी के पोर्शन से ड्रेन होता है. ठीक है, ये जो फ्लो होता है ब्लड का जो कि यूट्रस में से होता है, ये यूजुअली लास्ट होता है 3 to 6 डेज़ के लिए. बेसिकली एंड्रोमीट्रियम की एक लेयर बनती है. ओके, एंड्रोमीट्रियम की लेयर क्यों बनती है स्टूडेंट? उसका रीज़न ये है कि जैसे ही सेकेंडरी oocyte मैच्योर होकर ग्राफियन फॉलिकल से रप्चर होके फैलोपियन ट्यूब में आता है, साइमल्टेनियसली यूट्रस प्रिपेयर करता है अपने आप को फॉर दैट इम्प्लांटेशन. ओके, सो अगर इम्प्लांटेशन नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, इन दैट केस व्हाट हैपन्स कि जो एंड्रोमीट्रियम की लेयर होती है वो डिस्चार्ज हो जाती है, वो डीनेचर्ड हो जाती है, और उस वही जो है हमारी बॉडी से जब बाहर की तरफ फ्लो आउट होती है, दैट साइकिल इज़ नोन एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल और द प्रोसेस इज़ नोन एज द मेंस्ट्रुएशन. अच्छा, ये सारी चीज़ें जो होती है किस हार्मोन के रिडक्शन की वजह से होती हैं? ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के रिडक्शन की वजह से होती हैं. ठीक है, जो पहला मेंस्ट्रुएशन है, यानी कि मेंस्ट्रुएशन पुबर्टी से जब से स्टार्ट होता है, उस टाइम को, उस एज को मेनार्क कहते हैं. और जब भी बॉडी में बंद हो जाता है मेंस्ट्रुएशन, तो उस पॉइंट को हम मेनोपॉज बुलाते हैं. मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान स्टूडेंट ये जो रिपीटेड साइकिल है, ये 28 डेज के इंटरवल पर चलती है. इट्स नॉट मैंडेटरी दैट इट इज़ 28 डेज फॉर ईच एंड एवरी फीमेल. इट मे वैरी, फॉर एग्जांपल 24 to 30 डेज इट मे वैरी. ओवम जो होता है 14th डे जो होता है हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का, जिस उस तब रिलीज़ होता है. ओवम से कहने का मतलब हमारा यहाँ पे सेकेंडरी oocyte है, जो ओव्यूलेशन के प्रोसेस में होता है, जो कि हमने थोड़ी देर पहले हमारी दूसरी वीडियोस में देखा था. मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो फॉलोइंग फेसेस की होती है. पहला फेस होता है मेंस्ट्रुअल फेस, यानी कि ब्लीडिंग पीरियड. दूसरा होता है फॉलिकुलर फेस, यानी कि बिफोर द एग इज रिलीज्ड. ओके, फॉलिकुलर फेस यानी कि प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल का बनना, जिसका कि अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाना बच्चों किसमें? ग्राफिन फॉलिकल में. वो सभी फेस क्या कहलाता है आपका? फॉलिकुलर फेस. ठीक है, उसके बाद तीसरा फेस होता है बच्चों ओव्यूलेटरी फेस. अब ओव्यूलेटरी फेस मतलब होता है ओव्यूलेशन का समय. ओव्यूलेशन का वो समय जब ग्राफिन फॉलिकल मैच्योर होके ब्रेक हो जाएगा. ब्रेक होने के बाद उसमें जो सेकेंडरी oocyte जो रिलीज़ होता है, उसको अपन ओव्यूलेटरी फेज बुलाते हैं. उसके बाद फोर्थ फेस होता है ल्यूटियल फेस. अच्छा, जब मैंने आपको जब ये पढ़ाया था oogenesis, तब मैंने आपको बताया था कि जैसे ही ग्राफिन फॉलिकल ब्रेक होता है, रप्चर होता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज़ होता है, और जो अल्टीमेटली लास्ट में जो फॉलिकल बचता है वो कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में. ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये जो है आफ्टर द रिलीज ऑफ द एग, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम बचता है, ये ल्यूटियम जो होता है, इसके कारण ही अपन इसको ल्यूटियल फेस कहते हैं. क्लियर? नाउ एक डायग्राम से इसको थोड़ा सा समझते हैं. ये इस तरह से हमारी बॉडी में कुछ इवेंट डिवाइडेड होते हैं. नीचे जो दिए हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे डेज दिए हैं, जिसमें आपको फेसेस बताए हैं. ये मेंस्ट्रुएशन फेस बताया है, ये फॉलिकुलर फेस बताया है, और ये ल्यूटियल फेस बताया है. ठीक उसी तरीके से यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बताई हैं. ये यूट्रीन के इवेंट्स बताए हैं. ये जो है आपको ओवेरियन हार्मोन लेवल बताया है. ये वाला जो है ये ओवेरियन इवेंट्स बताए हैं. ये वाला जो फेस बताया आपको पिट्यूटरी हार्मोन लेवल बताया है. ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यूट्रीन के इवेंट्स में जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है फ्रॉम 1st to the 5th डे, तब यहाँ पे जो ब्लड की लाइनिंग आपको दिख रही होगी आपके यूट्रस पे, रेड कलर की. ओके, रेड कलर की लाइनिंग ग्रो करती है, और वो धीरे धीरे 5th डे पर आते आते देखिए टोटली शट ऑफ हो गई है. यानी कि लाइनिंग एक स्ट्रॉन्ग उसमें रहती है, काफ़ी कह सकते हैं मोटी रहती है, मतलब थिक रहती है. और आफ्टर सम टाइम जैसे जैसे धीरे धीरे जैसे डेज निकलते जाते हैं, वैसे ही जो लाइनिंग है ये शट ऑफ होती जाती है. उसके बाद हार्मोन्स हमारे उसको चीज़ को कंट्रोल करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं हार्मोन्स. 2 हार्मोन्स होते हैं, एक एस्ट्रोजन हार्मोन है और एक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है. साथ ही साथ 2 और हार्मोन होते हैं बच्चों, जो कि इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं. वो हमें कहाँ से रिसीव होते हैं? वो पिट्यूटरी ग्लैंड हमें सिग्नल देता है. पिट्यूटरी हार्मोन्स होते हैं, वो है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेंसिंग हार्मोन. ओके, नाउ
अब हम इस चीज़ को पढ़ते हैं। अब ये देखिए ओवेरियन इवेंट्स, ये बातें आप, ये वाला सबसे ज़्यादा फेस आप सभी को क्लियर होगा, क्योंकि ये हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो फॉलिकल हैं वो प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शियन से ग्राफियन फॉलिकल होता है। ग्राफियन फॉलिकल फाइनली मैच्योर हो गया, मैच्योर होने के बाद ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन के कारण आपका जो एग है वो सेकेंडरी oocyte है वो रिलीज़ होता है, जो रिमेनिंग बचता है वो आपका कॉर्पस ल्यूटियम होता है। अब इसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग और लुटेंसिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस में पढ़ते हैं। सबसे पहले क्योंकि ये फॉलिकल है, फॉलिकल को मैच्योर करने के लिए हमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की ज़रूरत है। इस कारण से आप देखो यहाँ पर ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद ये फिर डिक्रीज़ हो जाएगा, फिर अचानक से रेज होगा, क्योंकि अब इसको अगला फॉलिकल को मैच्योर करना है। क्लियर। उसके साथ ही साथ शुरुआत में जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग बहुत ज़्यादा होता है शरीर में, तो लुटेंसिंग हार्मोन की मात्रा कम होती है। ठीक है, फिर जैसे जैसे फॉलिकल का काम ख़त्म होता जाता है और जैसे जैसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के साथ साथ जो लुटेंसिंग हार्मोन है वो भी अपने आप में धीरे धीरे, मतलब इतना हाईली इन्फ्लुएंस नहीं होता, पर बहुत धीरे धीरे वो भी अपना लेवल इंक्रीज़ करता है। लुटेंसिंग हार्मोन का लेवल जब कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है उसके बाद हाई अमाउंट में रिलीज़ होने लगता है। देखिए अभी यहाँ कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम है, लेकिन यहाँ देखो और ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होने लगा है ये। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जैसी मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपकी ओवर होती है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो ये फॉलिकल स्टिमुलेट होने लगा है, यहाँ पे फॉलिकुलर ग्रो होने लगा है, फॉलिकुलर ग्राफिन फॉलिकल में बदल गया। जैसे जैसे ये ग्राफिन फॉलिकल आपका ओवरी के अंदर बदलने लगता है, वैसे वैसे यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो भी अपने आप को इस तरह से डेवलप करने लगती है फॉर द नेक्स्ट फेज। इसके साथ साथ पैरेलली ये भी चलता है। ठीक है, जिसके साथ साथ पैरेलली ये चलता है, साथ ही साथ कौन सा हार्मोन होता है स्टूडेंट जो इसको इन्फ्लुएंस करता है, वो है एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन के साथ एस्ट्रोजन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन साथ में काम करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे एस्ट्रोजन बढ़ता जा रहा है वैसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग भी बढ़ रहा है। उसके बाद अगला है आफ्टर सम टाइम जब ये ल्यूटियम बन जाएगा तब लुटेंसिंग हार्मोन का लेवल ज़्यादा होगा। उस वक्त आपका जो फॉलिकल है, क्योंकि अब वो मैच्योर हो चुका है, तो एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो धीरे धीरे डाउन होने लगता है। साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पर ये ब्लड लाइनिंग बन चुकी है, ठीक है, ब्लड लाइनिंग बन चुकी है और ब्लड लाइनिंग ही अपने आप में इटसेल्फ प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज़ करने लग जाती है, तो इस कारण से यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ठीक है, जैसे जैसे लुटेंसिंग हार्मोन बढ़ेगा वैसे वैसे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी बढ़ेगा, क्योंकि जो ब्लड लाइनिंग होती है उसको और थिक करने के लिए, उसको और डेवलप करने के लिए हमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर। जो ओव्यूलेशन होता है वो ठीक देखिए 14 डे यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक 14 डे पर यहाँ पर ओव्यूलेशन होता है। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट है मेंस्ट्रुएशन फेज। क्या सबसे स्टार्टिंग का पीरियड ब्लीडिंग पीरियड कहलाता है। इस दौरान भी हैवी ब्लीडिंग होती है 3 to 5 डेज़ के लिए, 1 से 3 और आइदर 1 से 5 डेज़। ओके, ब्रेक डाउन होता है एंडोमेट्रियम लाइनिंग का और ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो रिलीज़ होते हैं। किस तरह से रिलीज़ होते हैं, ब्लीडिंग के फॉर्म में रिलीज़ होते हैं। अकर्स ओनली व्हेन द, अच्छा ये कब होती है, जब ओवम जो है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है और डायरेक्टली रिलीज़ हो गया है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है फॉलिकुलर फेज। क्या होता है फॉलिकुलर फेज 1st से 14th डे के बीच में होता है। जैसे ऐसा है कि एक तरफ जो है एक ओवरी के अंदर, एक ओवरी मतलब आपके यूट्रस के अंदर ब्लीडिंग भी हो रही है, साथ ही साथ ओवरी के अंदर आपका फॉलिक्यूल भी मैच्योर हो रहा है। ठीक है, और एक मंथ में एक जो ओवरी होती है उसमें से फॉलिकुलर मैच्योर होता है, नेक्स्ट मंथ दूसरी वाली ओवरी में से एग मैच्योर होगा। इस तरीके से ये दोनों ऑल्टरनेट उस पर काम करती हैं। ठीक है, सो जो अभी मान लीजिए जिसका फॉलिक्यूल अभी रप्चर होके इंडोमेट्रियम की जिसकी लेयर बनी है और वो हमारी बॉडी से शट ऑफ हो रही है, तो साथ ही साथ जो दूसरी ओवरी है अब वो धीरे धीरे अब वो फॉलिकल बनाएगी। ठीक है, तो साथ ही साथ उसमें फॉलिकल बनने लगता है, तो उसको इसी कारण से फॉलिकुलर फेज कहते हैं। फॉलिकल का ग्रो होना, ग्राफिन फॉलिकल बन जाना, एंडोमेट्रियम की लेयर अब एक बार शट ऑफ हो चुकी है, लेकिन जैसी ग्राफिन फॉलिकल तक की स्टेज दोबारा पहुंचेगी तो जो एंडोमेट्रियम की लेयर है फिर रीजनरेट हो जाएगी। ठीक है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन FSH और LSH स्टिमुलेट करते हैं फॉलिकुलर को बनने में, जिसके कारण से जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो रिलीज़ होता है, और जो कि ग्रोइंग फॉलिकल्स को जो कि सिक्रीट कहाँ से होता है, ग्रोइंग फॉलिकल से। क्लियर। LSH और FSH जो है 14th डे जब ओव्यूलेटरी फेज होता है तब उस पर पीक पे होते हैं। क्यों पीक पे होते हैं, क्योंकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल के लिए रिस्पॉन्सिबल है और लुटेंसिंग हार्मोन ल्यूटियम की वजह से रिलीज़ हो रहा है। रैपिड सिक्रिएशन ऑफ LH।
LH जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, ज़्यादा सर्ज होता है, इंड्यूसेस द ग्राफिन फॉलिकल टू रप्चर एंड रिलीज द ओवम। ठीक है, जो कॉर्पस ल्यूटियम है स्टूडेंट, उसको बनाने के लिए आपको लुटेंसिक हार्मोन की ज़रूरत पड़ती है। ओके, नाउ नेक्स्ट है ल्यूटियल फेज। जब ल्यूटियल फेज शुरू होता है तो जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में, जो कि लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन को बढ़ा देता है। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे एस्ट्रोजन को, अभी हम देख रहे हैं प्रोजेस्टेरॉन को। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई। एंड्रोमीट्रियम की जो लेयर थी वो धीरे धीरे काफ़ी फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी हो चुकी है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो वो एग जो होता है वो शेड ऑफ हो जाता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन अगर होता है तो कॉर्पस लूटियम जो होता है वो फर्दर ग्रो होता है और प्रेगनेंसी कंटिन्यू होती है और मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाती है। ओके, नाउ प्रोजेस्टेरॉन हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रोजेस्टेरॉन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अल्टीमेटली वही जाकर जो है जो एम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसके को ग्रो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं है तो ग्राफिन फॉलिकल जो है वो एक येलो कलर की बॉडी बनाएगा जिसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम, और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल धीरे धीरे कम हो जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होकर कॉर्पस एल्बिकेन बनाता है, और जैसे ही कॉर्पस एल्बिकेन बनता है प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाता है। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होता है एंडोमेट्रियम की लेयर जो होती है वो शट ऑफ हो जाएगी, क्योंकि एंडोमेट्रियम की लेयर तभी तक रहेगी जब तक प्रोजेस्टेरॉन है। अगर प्रोजेस्टेरॉन कम हो गया तो एंडोमेट्रियम की लेयर भी हट जाएगी। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है सीजेज एट 50 ईयर्स, जिसको हम मेनोपॉज बुलाते हैं, और साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंड बिटवीन मीनाक एंड द मेनोपॉज। नाउ नेक्स्ट है स्टूडेंट फर्टिलाइजेशन एंड द इम्प्लांटेशन। देखो, कॉइटस के दौरान या कॉपुलेशन के दौरान जो सीमन रिलीज्ड होता है पेनिस जो सीमन रिलीज्ड होता है पेनिस से वजाइना में, उसी प्रोसेस को अपन इंसेमिनेशन कहते हैं। अच्छा, इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, जैसे सीमन रिलीज होता है सीमन के अंदर स्पर्म्स होते हैं जो कि रैपिडली स्विम करके वेजाइना से ऊपर जो सर्वाइकल कैनाल है उसके ऊपर सर्विक्स वाला रीजन है वहाँ तक पहुँचते हैं। सर्विक्स वाले रीजन से होते हुए यूट्रस को पार करके ये जो हमने फैलोपियन ट्यूब के जंक्शंस पढ़े थे, इस्थमस, एम्प्यूला, ठीक है, तो ये इस्थमस और एम्प्यूला के बीच में जाके रुक जाते हैं। इसी इस्थमस और एम्प्यूला के बीच में इन्हें ओवम मिलता है, यानी कि सेकेंडरी oocyte मिलता है, जिसके साथ जाके ये फर्टिलाइज्ड होते हैं, और फर्टिलाइज्ड होने के बाद इनमें फ्यूजन होता है, एंड फ्यूजन होकर ये क्या बनाते हैं, जाइगोट। नाउ जैसे ही स्पर्म के कांटेक्ट में थोड़ा सा इस चीज़ को समझते हैं स्टूडेंट कि ये इतना आसानी से नहीं होता जैसा फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन दे दी जाती है। स्पर्म जैसे ही स्पर्म दिखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि ये ओवम है। मैंने बताया था जब मैंने oogenesis पढ़ाया था कि ओवम बहुत ही प्रीशियस सी चीज़ है, सेकेंडरी oocyte, इसको हम ऐसे ही जाने नहीं देते। इसके चारों तरफ हम लेयर बनाते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर। जैसे कि ये जो लेयर है ये है कोरोना रेडिएटा, ये वाली जो लेयर दिख रही है आपको, ठीक है, दिस इज़ द बाहर की तरफ जो लेयर है ये कोरोना रेडिएटा है, और ये जो थिक लेयर आपको नज़र आ रही है ये है आपकी जोना पैलेसोडा। ठीक है, ये देखिए, और इसके बीच में जो ये आपको स्पेस दिख रहा है ओवम और इन दोनों के बीच में, ये स्पेस आपका कहलाता है प्रीविटलीन स्पेसेस। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ही स्पर्म कांटेक्ट में आता है किसके जोना पैलेसोडा के और कोरोना रेडिएटा की। ठीक है, सबसे पहले तो उसे कोरोना रेडिएटा को पार करना पड़ता है। कोरोना रेडिएटा उसमें ऐसे एक तरह का, मतलब समझ लीजिए पंख एकदम जैसे पंखुड़ियाँ होती है फूल के आसपास, इस तरह का स्ट्रक्चर है। तो पहले तो वो इससे पार होता हुआ जोना पैलेसोडा तक अपना रास्ता बनाता है। जोना पैलेसोडा जो है वो काफ़ी थिक लेयर है, काफ़ी हार्ड लेयर है, रिजिड है, और इसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं होता। इसको ब्रेक करने का काम किसका होता है, जो स्पर्म का हेड होता है जो कि एक्रोजोम है। ठीक है, एक्रोजोम के अंदर एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम्स बेसिकली लाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि हाइड्रोलिसिस करते हैं। ये हाइड्रोलिसिस करके यहाँ पर एक होल क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ हाइड्रोलिसिस करके इस पॉइंट पर एक होल बनाएंगे। ठीक है, इस होल के थ्रू ये जो स्पर्म के अंदर का न्यूक्लियस है ये ओवम में एंटर करेगा। जैसे ये स्पर्म का न्यूक्लियस ओवम में एंटर करता है, वैसे ही सेकेंडरी oocyte का जो हमने पढ़ा था अभी, कि सेकेंडरी oocyte का सेकेंड फेज जो चलता है मियोटिक डिवीजन का, मियोटिक सेकेंड, ठीक है, वो रुका रहता है। तो जैसे ही जो स्पर्म का जो न्यूक्लियस है ये ओवम तक पहुंचता है, उसका मियोटिक डिवीजन फिर से चालू हो जाता है।
ठीक है, और वो अपना डिवीजन फिनिश करती है, और जैसे ही वो अपना डिवीजन फिनिश करती है, सेकेंड मियोटिक डिवीजन होने के बाद हमने पढ़ा था आपको एक सेकेंड पोलर बॉडी और ओवम या ऊतक मिलता है। स्पर्म का न्यूक्लियस उस ओवम के साथ जाके फ्यूज़ होता है और फिर बनाता है जाइगोट। ठीक है, द सेक्स ऑफ द बेबी डिसाइडेड एट दिस स्टेज। कौन सा स्पर्म अपनी इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है, एक्स स्पर्म कर रहा है कि वाई स्पर्म है, एक्स स्पर्म वाला क्रोमोसोम है कि वाई स्पर्म वाला क्रोमोसोम है, इस बेसिस पर डिसाइड होता है कि कौन कि जाइगोट का सेक्स क्या है। अच्छा, यहाँ पर एक और डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम को देखो, ये एक उसमें बताया है आपको, और यहाँ पर एक वैसा माइक्रोस्कोपिक डायग्राम बताया है। हम इस वाले डायग्राम को देखते हैं। ये देखिए, स्पर्म का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पीछे की तरफ है, आगे की तरफ उसका एक्रोसोमल हेड है। ठीक है, ये जो लेयर आपको नज़र आ रही है बलून टाइप, ये बेसिकली कोरोना रेडिएटा सेल्स है। ये इन बलून टाइप्स को डैमेज करता हुआ, रप्चर करता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है, और आगे की तरफ इसे कौन मिलता है, ये थिक सी लेयर जो आपको नज़र आ रही है, ये है ज़ोना पैलेसुडा। ये ज़ोना पैलेसुडा की लेयर को, जैसे कैंची से हम सिजर से किसी कपड़े को काटते हैं, ये उसी तरीके से उसको टीयर करता हुआ अंदर तक उस हेड को पेनिट्रेट करता है। ठीक है, यहाँ पर प्री विट्लिन स्पेस है, ये देखो यहाँ तक इसने इसको पेनिट्रेट कर दिया। पेनिट्रेट करने के बाद यहाँ आकर स्टॉप हो जाता है। जैसे ही यहाँ आकर स्टॉप होता है, इसके अंदर का जो स्पर्म न्यूक्लियस है, वो जो ये जो आपका अंदर का जो ओवम है, अब वो फॉर्म हो चुका है। ओवम कैसे फॉर्म हो चुका है, हमने पहले एक्सप्लेन किया अभी कि सेकेंडरी oocyte का मियोटिक डिवीजन पूरा हो गया, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी में। जैसे ही कंप्लीट हुआ ना, उसने क्या किया, इसके अंदर का जो न्यूक्लियस था, स्पर्म के अंदर का न्यूक्लियस, उसने उसको अपनी तरफ बुला लिया और उसके साथ मिलकर क्या बनाया, जाइगोट। ठीक है। अच्छा, जब जाइगोट बन जाता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, फैलोपियन ट्यूब के स्थमस और एम्पुला के बीच में, स्थमस एम्पुला जंक्शन कहते हैं उसको। ठीक है, अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन पूरा होता है, ये देखिए यहाँ पर आपको पूरा प्रोसीजर समझा दिया है फिर से कि ये ओवरी है, ये कॉर्पस ल्यूटियम बन गया, ओव्यूल जब जब ये ओव्यूलेशन हुआ, तब इसमें से फॉलिकल मैच्योर हुआ, फिर ओव्यूलेशन हुआ, फिर सेकेंडरी oocyte बना। सेकेंडरी oocyte का स्पर्म सेल ने फर्टिलाइजेशन किया। अब देखिए, ओवम के अंदर दो तरह के सेल थे, एक था एग सेल जो कि ओवम का था, दूसरा था स्पर्म न्यूक्लियस। दोनों ने अपने आप को फ्यूज़ कर लिया। अच्छा, फ्यूज़ करने में क्या होता है, बेसिकली इसके 23 क्रोमोसोम रहते हैं और इसके 23 क्रोमोसोम, ये दोनों क्रोमोसोम आपस में पेयर कर लेते हैं। जैसे कि इसका फर्स्ट क्रोमोसोम इसके फर्स्ट क्रोमोसोम के साथ पेयर करेगा, इसका सेकंड क्रोमोसोम इसके सेकंड क्रोमोसोम के साथ पेयर करेगा, तो ऐसे ये लोग पेयरिंग करके तो 46 क्रोमोसोम बनाते हैं। जो लास्ट का क्रोमोसोम होता है 23rd पेयर, वो डिटरमाइन करता है, क्योंकि फीमेल की बॉडी में तो एक्स क्रोमोसोम ही है, सबको पता, हम सभी को पता है। मेल की बॉडी में एक्स और वाई होते हैं। अब लास्ट वाला क्रोमोसोम यहाँ से वाई है या एक्स है, वो डिटरमाइन करता है कि जाइगोट का सेक्स क्या है। अच्छा, यहाँ जाइगोट बनेगा, फर्स्ट सेल जो बनता है, उसके बाद 2 सेल स्टेज आती है। अब बेसिकली क्या होता है, जब यहाँ पहला सेल बनता है, उस सेल के अंदर डिवीजन होता है। पहला सेल तुरंत डिवाइड होगा, दो सेल बनाएगा। देखिए यहाँ पर जो है 2 सेल्स बन गए। ये 2 सेल्स बनाते हैं 4 सेल, 4 सेल बनाते हैं 8 सेल। यहाँ पर एक टर्म आती है बच्चों, क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम लोग जब पाव लेकर आते हैं मार्केट से पाव भाजी के लिए, तो हम वो पाव आपस में एक दूसरे से चिपके रहते हैं। हमें नज़र आते हैं कि मान लीजिए 6 का पेयर है, 1 2 3 4 5 6 का पेयर है, जुड़ा हुआ है साथ में, तो हमें नज़र तो आता है। अब हमें जब उसको बनाना होता है तो व्हाट वी विल डू, हम उसे खींच कर एक दूसरे से अलग करते हैं। तो उसको खींच कर एक दूसरे से अलग करने के प्रोसेस में जो बीच में दरार पड़ती है, उसे ही क्लीवेज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये एक सेल जो है वो टूट कर 2 सेल में बना, 2 सेल टूट के 4 सेल में बने, 4 सेल टूट के 8 सेल में बने, और फाइनली ये जो 8 बॉल सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये कन्वर्ट होता है 16 बॉल स्टेज में। ये जो 16 बॉल स्टेज है ना स्टूडेंट, ये कहलाती है मॉर्यूला। 16 सेल का जो स्ट्रक्चर है ना बच्चों, ये कहलाता है मॉर्यूला। मॉर्यूला इसे क्यों बुलाते हैं, मॉर्यूला बेसिकली बॉम्बेक्स मूरी वर्ड से लिया गया है। जैसे शहतूत के जो पेड़ होते हैं, उसमें जो उसके फल लगते हैं, वो कुछ इस तरह के शेप के होते हैं, इस वजह से इस वर्ड को वहाँ से डिराइव किया जाता है। क्लियर। तो ये डेवलपमेंट यहाँ तक पहुँचने के बाद मॉर्यूला जो होती है वो रोल होती हुई नीचे की तरफ आती है। मॉर्यूला अब एक 16 बॉल का स्ट्रक्चर बन चुका है, अब वो नीचे की तरफ रोल होता हुआ आएगा। जब ये नीचे की तरफ रोल होता है तो ये कन्वर्ट होता है किस में, इस तरह के ब्लास्टोसील में। ये ब्लास्टोसील है।
ब्लास्टोस्यूल में क्या होता है, नीचे अंदर का जो फ्लूइड आपको एम्प्टी स्पेस नज़र आ रहा है, ये बेसिकली चारों तरफ का स्ट्रक्चर ब्लास्टोसिस्ट कहलाता है। लेकिन ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला, ये ऊपर की तरफ जो सेल नज़र आ रहे हैं, ये इनर मास सेल है। और अंदर की तरफ जो खाली आपको जगह नज़र आ रही है, ये एक तरह का फ्लूइड होता है, इसको अपन बुलाते हैं ब्लास्टोसील। ये जो ऊपर की तरफ का जो ये मतलब सेल्स जो है अभी बॉल के जैसे थे, अब उन्होंने अपने आप को अरेंज करना चालू किया। तो अरेंज वो कैसे करते हैं, वो अरेंज अपन को एक कॉर्नर से करते हैं, कॉर्नर से इस तरीके से। अब चूंकि कॉर्नर से अरेंज किया है, अंदर की तरफ अरेंज है, तो इसको अपन क्या बुलाते हैं, इनर सेल मास। धीरे धीरे यही इनर सेल मास जो होता है ये ग्रो करता हुआ नीचे की तरफ रोल होता हुआ आएगा और यही जाकर यहाँ पर इम्प्लांट हो जाएगा। नाउ है नेक्स्ट टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन। अच्छा, ये मैंने पहले एक्सप्लेन करा कि किस तरीके से डिटरमाइन होता है। जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें दो तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं, या तो XX होता है या तो XY होता है, ठीक है। हाँ, फीमेल गैमेट कैरी ओनली दैट X क्रोमोसोम इन दैट, बट दैट 0.5% ऑफ द मेल क्रोमोसोम, 50% ऑफ देम कैरी द X, एंड इन द मेल द 50% ऑफ दैट कैरी द Y क्रोमोसोम। ओके, नाउ फ्यूजन जो होता है, ये वाली चीज़ जो है हमने 10th स्टैंडर्ड में बहुत क्लियरली पढ़ी है। नेक्स्ट है स्टूडेंट क्लीवेज। हमने एक टॉपिक पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि क्लीवेज, तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि क्लीवेज मैंने बताया था, जिस तरीके से हम दो चीज़ों को तोड़ें तो उसके बीच में एक दरार पड़ती है, उसी तरीके से सेल्स जब टूटते हैं तब उसमें ये इस तरह का क्लीवेज होता है। पहला क्लीवेज 36 आवर्स के बाद होता है, ठीक है, अंडर 36 आवर। और 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स, ये सभी सेल्स क्या होते हैं, ब्लास्टोमियर होते हैं। एम्ब्रियो जिसके पास 8 सेल्स होते हैं, 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स, यानी कि इतने सेल्स, हम इसको सेल्स करके ब्लास्टोमियर्स कहते हैं, ठीक है। तो इसी को अपन क्या बुलाते हैं, मॉर्यूला। मॉर्यूला जो होता है वो कंटिन्यू होता है और एक क्या बनाता है, ब्लास्टोसिस्ट, जिसका थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक पिक्चर में डायग्राम देखा था कि ब्लास्टोसिस्ट में चारों तरफ आपकी लेयर्स रहती हैं और बीच में एक हॉलो कैविटी बन जाती है, ठीक है। जो ब्लास्टोमियर्स होता है ब्लास्टोसिस्ट में, वो अरेंज्ड होता है 2 लेयर्स में। बाहर की तरफ की जो लेयर है, वो जो कवरिंग लेयर है वो है ट्रोफोब्लास्ट, और इनर की तरफ के जो सेल्स होते हैं उसको अपन इनर सेल मास कहते हैं। बाहर की तरफ की जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर होती है वही एंड्रोमीट्रियम से के साथ अटैचमेंट में हेल्प करती है। बेसिकली उसमें ऐसे सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एंड्रोमीट्रियम लेयर के साथ जाके अटैच्ड हो जाते हैं। इनर सेल मास जो होता है वो अब डिफ्रेंशिएट होगा, 3 टाइप की लेयर बनेगी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। और ब्लास्टोसिस्ट के अटैचमेंट के बाद ये डिविजन्स स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट टू द एंड्रोमीट्रियम ही क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन। नाउ ये डायग्राम देखो। अच्छा, ये वाला फिर से देख सकते हैं हम, ये बाहर की तरफ वाला जो आपको ये आउटर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये ट्रोफोब्लास्ट है, ये इनर सेल मास है, और अंदर की तरफ जो ये फ्लूइड है ये है आपका ब्लास्टोसील। इसकी वजह से इसको अपन हॉलो कैविटी कहते हैं, ठीक है। और ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होते हैं ये इससे आपके एंड्रोमीट्रियम की लेयर जो होती है उससे जाकर अटैच्ड हो जाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जो ट्रोफोब्लास्ट होता है उसके लेयर, वो जो एक तरह की सेल की लेयर है उसके ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको अपन क्रॉनिक विलाय बुलाते हैं। क्रॉनिक विलाय एक रीजन है जो कि मैटरनल ब्लड और यूट्रीन टिश्यूज से सराउंडेड रहता है। यही धीरे धीरे क्या बनाता है, प्लेसेंटा को। और जो इनर सेल मास है उसका काम क्या होता है, वो डिविजन्स करना, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म में, जो कि डिफरेंट ऑर्गन्स को बनाती है। प्लेसेंटा का वर्क क्या होता है, जो कि न्यूट्रिशंस को एम्ब्रियो तक पहुंचाने का काम करती है और ट्रांसपोर्ट करती है अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स को बिटवीन द मदर ब्लड एंड द फीटल ब्लड। रेस्पिरेशन जो होता है एम्ब्रियो का, एक्सचेंज ऑफ द गैसेज विल बी टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ द डिफ्यूजन प्रोसेस। एक्सक्रीशन जो होता है, जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं जैसे यूरिया है, वो सभी मैटरनल ब्लड के थ्रू, इसी के थ्रू पास होते हैं। अच्छा, ये जो है एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करती, क्योंकि ये इसमें से जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है वो रिलीज़ होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज़ करती है, ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन को रिलीज़ करती है, और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन को भी रिलीज़ करती है। इतने तरह के हार्मोन्स इसमें से रिलीज़ होते हैं। एंटीबॉडीज़ को भी, अगर जो भी एंटीबॉडीज़ मदर की बॉडी में रहते हैं वो इसको फीटल की बॉडी में पहुँचाती है इन पर्टिकुलर डिसीजेस के लिए, ठीक है। जैसे और भी डिसीजेस जैसे हो सकती हैं। नाउ जैसे एंटीबॉडी IgA बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन जो बनता है वो भी इसके थ्रू पास होता है, ठीक है। स्टोर करती है ग्लाइकोजन को टिल द लिवर फॉर्मेशन। नाउ इफेक्टिव बैरियर है टॉक्सिक केमिकल्स एंड जर्म्स के लिए। नाउ लुक एट हियर, ये बाहर की तरफ की लेयर जो थी आपकी ट्रोफोब्लास्ट थी, इसके ऊपर की तरफ आपके क्रॉनिक विलिया जैसे स्ट्रक्चर्स थे जो कि बेसिकली क्या बनते हैं, प्लेसेंटर विलिया, और ये जाके इस तरह से
जो यूट्रीन की वॉल होती है उस पे जाके ये बाइंड हो जाते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे इनर सेल मास इनसे दूर होता जाता है वैसे वैसे ये एक रॉड शेप का स्ट्रक्चर बनाते जाते हैं, एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर उसे कनेक्ट करने के लिए। ये पाइप जैसा स्ट्रक्चर बना इन्हीं सेल्स का होता है, ठीक है, पर ये बाहर की तरफ नहीं, ये अंदर की तरफ मूव करता है और ये क्या बनाता है, एम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। नाउ यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये है बाहर की तरफ की जो ट्रोफोब्लास्ट की लेयर थी, इसने किस चीज़ को बनाया है, ये रही प्लेसेंटल सेल वॉल, ठीक है, प्लेसेंटा को बनाया है, ये क्रॉनिक विलाय है। उसके बाद ये जो फ्लूइड है ये यॉर्क सैक फ्लूइड है, ये एमनाइटिक फ्लूइड को बनाता है। ये एम्बिलिकल कॉर्ड है जो कि उससे बॉडी से अटैच रहती है। यहाँ पर एक और डायग्राम दिया हुआ है जिसमें ये जो बॉडी बताई है ये मायोमीट्रियम की लेयर बताई है। हमने 3 तरह की लेयर पढ़ी थी यूट्रस में, एक्सो, पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम और एंडोमीट्रियम। मायोमीट्रियम मिडिल लेयर थी, तो ये जो है ये कहाँ तक जो एम्बिलिकल कॉर्ड बनती है वो कहाँ तक सप्लाइड रहती है, जो मैटरनल वेन्स मैटरनल मायोमीट्रियम की लेयर होती है वहाँ तक, ठीक है। उसके बाद ये जो आपको बंडल नज़र आ रहा है ये मैटरनल आर्टरीज और मैटरनल वेन्स का है, जो कि कनेक्टेड रहता है किससे, एम्बिलिकल कॉर्ड से। एम्बिलिकल कॉर्ड, ये जो कनेक्शन है दिस इज़ द एम्बिलिकल कॉर्ड, ओके। इट्स इस तरह से गुच्छे के तौर पे ये अरेंज रहती है। लेटर फेस, और अच्छा, now students, what happen in the later phase of pregnancy, the relaxin, the secretory of the ovary is released। उसके दौरान जो एच सी जी और एच पी एल रिलैक्सिन हार्मोन हमने पढ़े थे ये सिर्फ इसी टाइम पीरियड में रिलीज़ होते हैं। दूसरे हार्मोन जो होते हैं जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, ये बहुत सेवरल टाइम से मदर के ब्लड में इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है। हार्मोन्स जो है वो बेसिकली फीटल की ग्रोथ को, मेटाबॉलिक चेंजेस को मेंटेन करने के लिए उनकी बॉडी के अंदर रिलीज़ होते हैं, क्योंकि ये सभी चीज़ें जो है सेल का बढ़ना, मैसेज पहुंचाना, किसी चीज़ का ग्रोथ होना, ये सभी चीज़ें इस पर डिपेंड करती है हार्मोन के लेवल पे। आफ्टर इम्प्लांटेशन जो मास का डिफ्रेंसिएशन होता है, बाहर की तरफ एक्टोडर्म बनाती है, अंदर की लेयर एंडो और बीच वाली मीजोडर्म बनाती है, और यही डिवाइड करते हैं अलग अलग तरह के सिस्टम्स को, ठीक है। उसके बाद इट्स लास्ट फॉर द 9 months ऑफ दैट, विच इसको हम डिवाइड करते हैं 3 ट्राइमेस्टर में। फर्स्ट जो है एंड होता है 3rd में, सेकेंड जो है 6th में, और थर्ड जो है एंड होता है 9th में, ठीक है। फर्स्ट उसमें देखिए हार्ट का डेवलपमेंट होता है। फर्स्ट साइन लिसनिंग हार्ट साउंड थ्रू द स्टेथोस्कोप, ओके। सेकेंड मंथ में जो लिम्ब और डिजिट्स हैं वो फॉर्मिंग हो जाते हैं। सी हियर इन द सेकेंड द लिम्ब एंड डिजिट्स आर फॉर्म्ड। इन द थर्ड what happened end of the 12 weeks of that first trimester, मेजर ऑर्गन जो लिम्फ होते हैं, एक्सटर्नल जेनिटिलियर ऑर्गन्स, वो फॉर्म हो जाते हैं, क्लियर। First movement and hair on head during that 5th month will be seen, and in the end of the 24 week of the second trimester body is covered with the fine hair, eyelids separate and eyelashes formed. End of the 9 month for fetus fully developed and ready for the delivery. नाउ नेक्स्ट है आपका पार्चुरेशन। पार्चुरेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि द पीरियड द डिलीवरी ऑफ द फीटस इज नोन एज अ पार्चुरेशन। इट अकर्स बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रीन मायोमीट्रियम। एंड गेस्टेशन पीरियड हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। द पीरियड फॉर दैट फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन टू द फुली फॉर्म मैच्योर fetus is known as a gestation period, okay. So now the signal to get injecting out is known as the ejection reflex, which is kind of a mild contraction. Now hormones are secreted by the fetus, diffuse to maternal blood and stimulate the oxytocin secretion, clear. Now oxytocin is which causes a forceful contraction of the myometrium layer, causes a pain due to the high stimulation of the oxytocin hormone, and simultaneously the reflex between the uterine contraction and the oxytocin releases to a stronger contraction and pushes the fetus into that cervical canal, okay, which is facilitated again by one more hormone, that is the relaxin hormone. After that the placenta is also explained out of the uterus, okay. Now next is student lactation. We have already discussed that how that mammary glands will work and how that the lactiferous duct will perform their function, how that epithelial glands will secrete the fluid in that lactiferous tube, okay. Now in this we are studying that lactation only. That's a somewhat small process. It is important to study because we have to know that the mammals are only the living ones which provide the nutrition to their young ones, okay.
So the mammary glands start producing the milk towards the end of the pregnancy. The milk produced during the initial days of lactation is called the colostrum. It contains the several antibodies which provide the immunity resistant to the newborn baby. Okay, here we are discussing the immunity passive and active. The passive immunity which is passed by someone to us is known as the passive immunity, because the mother contains that immunity and it passed into their young ones. That is a kind of a passive immunity. The milk production is controlled by the lactotrophic or the prolactin hormone, which is of course secreted by the pituitary again. Okay students, so breastfeeding during the initial period of the infant growth is recommended for bringing up a healthy baby. With this we have finished the whole chapter of that human reproduction.